हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। हमने अपने स्टडी में लोकतंत्र के विपक्ष में जो तर्क होते हैं वो हमने पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे लोकतंत्र के पक्ष में कौन कौन से तर्क है ना, पक्ष में इसके क्या तर्क है। तो चीन में 1958 से लेकर 61 के दौरान एक अकाल विश्व इतिहास का अब तक के सबसे भयावह अकाल था। इसमें करीब 3 करोड़ लोग भूख से मर गए थे। सोचिए इतनी जनसंख्या कि एक किसी देश की जनसंख्या के बराबर की जनसंख्या, लगभग कितने 3 करोड़ लोग। 3 करोड़, अंदाज़ा लगाइए कि 3 करोड़ की जनसंख्या कितनी छोटी मोटी जनसंख्या नहीं हुई होगी, है ना। 3 करोड़ लोग भूख से मर जाते हैं इतने छोटे समय काल में, यानी कि लगभग 58 से लेकर 61, ये लगभग 3 से 4 साल के अंदर। और 3 करोड़ लोग, और काहे से मर रहे हैं? भुखमरी से मर रहे हैं। उन दिनों भारत की आर्थिक स्थिति चीन से कोई बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी भारत में चीन के समान अकाल और भुखमरी की स्थिति नहीं आई। भारत की भी स्थिति उस समय बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन ये है कि भारत की में ऐसी दशाएं, स्थितियाँ ऐसी उत्पन्न नहीं हुई कि इतनी ज़्यादा संख्या में लोग मरें। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ऐसा दोनों देशों की सरकारी नीतियों के अंतर के कारण हुआ। अब ये भी क्या कारण क्या है कि ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि वहाँ की जो सरकारी नीतियाँ थी अलग थी और भारत की सरकारी नीतियाँ अलग थी। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था होने के कारण भारत ने खाद्य सुरक्षा के मामले में जिस तरह का काम किया, वैसा करने की ज़रूरत चीन सरकार ने महसूस नहीं की। भारत में क्या था, हम जानते हैं भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लेकिन चीन में क्या है, साम्यवादी व्यवस्था है। और भारत ने जैसा कार्य किया अपने जनता को खाद्य सुरक्षा पहुंचाने के लिए, वो चीन ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया। अर्थशास्त्रियों का यह भी मानना है कि किसी भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में कभी भी बड़ा अकाल और बड़ी संख्या में भुखमरी नहीं हुई। लोकतांत्रिक देशों में ऐसी स्थितियां नहीं उत्पन्न हुई, क्योंकि लोकतंत्र में जनता के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाता, इसीलिए ऐसी स्थिति का कोई सवाल ही नहीं होता। अगर चीन में बहुदलीय चुनाव व्यवस्था होती तो विपक्षी दल होता और सरकार की आलोचना कर सकने वाली स्वतंत्र मीडिया होती, इतने सारे लोग भूख से नहीं मरते। अब देखिए, विपक्षी लोग होते सवाल पूछते, मीडिया होती सवाल पूछती, है ना, और सरकार की आलोचना होती, तो सरकार इसके लिए पहले से सतर्क हो जाती। यह उदाहरण लोकतंत्र का सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति बताने वाली विशेषताओं में से एक है कि वो क्या है कि जहाँ पर लोकतंत्र होगा वहाँ पर भूखमरी और भूखमरी की समस्या, और या यूँ कहा जाए जहाँ पर लोकतंत्र था वहाँ पर भूखमरी की और भूखमरी की स्थिति और या अकाल की स्थिति नहीं पैदा हुई। यह उदाहरण लोकतंत्र के सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति बताने वाली विशेषताओं में से एक है, और ये बहुत ही अच्छे से स्पष्ट होता है इसी बात से। लोगों की ज़रूरत के अनुरूप आचरण करने के मामले में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली किसी भी अन्य प्रणाली से बेहतर है, क्योंकि लोकतांत्रिक प्रणाली होती ही लोगों के लिए। तो ये पब्लिक इंटरेस्ट को पहले ध्यान में रखेगी कि पब्लिक क्या चाहती है, लोग क्या चाहते हैं। गैर लोकतांत्रिक सरकार लोगों की ज़रूरतों पर ध्यान दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती। अब इसमें एक चीज़ ये समझ लीजिए, कार्टून दिखाया गया है, कार्टून कोना, ये समझिए, ये यहाँ पर आपको कार्टून कोना दिख रहा है ना। और ये भी क्या है, यह कार्टून ब्राज़ील का है, जिसे तानाशाही के लंबे दौर का अनुभव है। ब्राज़ील में तानाशाही व्यवस्था थी। तानाशाही का छुपा पक्ष। इस कार्टून में किसी छुपे पहलू को उजागर किया गया है। क्या हर तानाशाही का एक पक्ष छुपा रहे या ज़रूरी है? अगर संभव हो तो चिले के पिनोशे, पोलैंड के जेलेंस्की, नाइजीरिया के सनी अबाचा और फिलीपींस के फर्डिनांड मार्केस के बारे में ऐसी जानकारियाँ इकट्ठी करिए, बताया गया है। मतलब तानाशाही, आप समय देखिए वर्तमान समय में कहाँ के तानाशाह बहुत फेमस हैं, कहाँ के, उत्तर कोरिया के किंग जोंग उन, है ना, ये भी। और वहाँ पे क्या है, वहाँ तानाशाही व्यवस्था है, और वहाँ पर ना मीडिया स्वतंत्र है, ना न्याय व्यवस्था,
तो जनता का शासन कैसा है? जनता का शासन आप कल्पना करिए कैसा होगा जब स्थिति ऐसी है ना। तो यहाँ बता रहा है कि जो तांत्रिक जो गैर लोकतांत्रिक हैं वो ध्यान देंगी भी और ध्यान नहीं भी देंगी, है ना। जरूरी नहीं है कि वो ध्यान दें। मतलब उनकी मर्जी पर निर्भर करेगा जो सरकार को चला रहे हैं। अगर शासकों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं लगती तो उनको लोगों की इच्छा के अनुरूप काम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो उनको लगेगा अच्छा है तो अच्छा करेंगे। लोग अगर जो अच्छा कह रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है उनको जो जो शासक वर्ग है उन्हें अच्छा लगना चाहिए। कैसे गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था में, लेकिन लोकतांत्रिक में जनता का लोग जो जन हैं जो लोग हैं उनके हिसाब से होना चाहिए। पर लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासन करने वाले आम लोगों की ज़रूरतों पर तत्काल ध्यान दें। जैसा कि बताया गया है कि लोकतंत्र शासन पद्धति दूसरों को से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। मतलब शासन अगर जो कहीं कोई बवाल हो जाता है या कोई हादसा हो जाता है तो शासन को जवाब देना पड़ेगा ऐसी स्थिति क्यों हुई। अभी समझ करिए कि कोरोना के काल में जो लोग मर रहे थे तो यदि अगर जो ये सब नहीं होता यानी कि उस पर कंट्रोल नहीं किया गया होता तो किसकी जवाबदेही होती। यही कहा जाता कि सरकार ने बहुत ही ढील बरती जिसके कारण इतनी स्थितियाँ गंभीर, जैसे कोई रेल हादसा होता है या कोई और कोई बड़ा अग्निकांड होता है तो उसमें किसकी जवाबदेही होती है? शासन की जवाबदेही होती है कि भैया क्यों ऐसा हुआ, क्या रीजन। उन्हें सस्पेंड, कुछ बड़े बड़े अधिकारियों को सस्पेंड भी कर दिया जाता है। गैर लोकतांत्रिक सरकारों की तुलना में लोकतांत्रिक सरकारों के बेहतर फैसले करने का एक अन्य कारण भी है। लोकतंत्र का आधार व्यापक चर्चा और बहसें हैं। मतलब कोई कार्य होता तो उस पर काफ़ी बहस होती, कोई और काफ़ी चर्चा होती, तब जाके फैसले लिए जाते हैं। लोकतांत्रिक फैसले में हरदम ज़्यादा लोग शामिल होते हैं और बहुमत जिधर होगा उधर की बात मानी जाती है। अगर किसी एक मसले पर अनेक लोगों की सोच लगी हो और उसमें गलतियों की गुंजाइश कम से कम हो जाती है। माना जाता है कि कई लोग जब सोचेंगे मिलकर कोई कार्य करेंगे, कई लोग करेंगे तो उनमें गलतियां कम होगी। सभी लोग अपना अपना अनुभव देंगे, सभी लोग अपनी अपनी बातें देंगे तो उसमें गलतियां जो होंगी, गलतियों की उम्मीद बहुत कम ही होगी, है ना। इसमें कुछ ज़्यादा समय ज़रूर लगता है। अब समय क्या होता है कि भाई कोई मसला होता है उस पर बहस होगी, जब चर्चाएं होंगी तो समय लगना ही लगना है। एक दिन में कोई बहस हो भी नहीं जाती, ना एक दिन में कोई चर्चा हो जाएगी, क्योंकि बड़े बड़े मुद्दे होते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण फैसलों पर थोड़ा समय लेकर फैसले करने में अपने भी लाभ हैं। अब उनमें जब बड़े बड़े फैसले लिए जाएंगे और जब लाभ होगा तो उसमें भी अपना ही लाभ होता है कि इतने इतने बड़े मसले रखे गए तो उनमें लाभ है। जिससे ज़्यादा उग्र और गैर जिम्मेवार फैसले लेने की संभावना घटती है और ऐसे भी फैसले होंगे जो कि उग्र मतलब आक्रोश नहीं जनता में पैदा करेंगे। तो इस प्रकार लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। पहले हमने क्या देखा कि लोकतंत्र क्या होता है, जवाबदेही होती है। अब कह रहा है कि लोकतंत्र में बेहतर निर्णय लेने की संभावना है। इस इसी से जुड़ा तीसरा तर्क भी है कि लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। क्या हो रहा है, टकराव नहीं होंगे और मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध करा है। किसी भी समाज के लोगों के हितों और विचारों में अंतर ही होगा। भारत की तरह सभी सामाजिक विविधता वाले देश में इस तरह का अंतर और भी ज़्यादा होता है। अलग अलग इलाकों में अलग अलग समूह के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाएं होती हैं, अलग अलग धार्मिक मान्यताएं होती हैं, अलग अलग जातियाँ होती हैं, अलग अलग उनके वर्ग होते हैं, अलग अलग व्यवसाय होते हैं। दुनिया को ये सभी अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं और उनकी में भी अंतर होता है। एक समूह की पसंद दूसरे समूह की पसंद में टकराव भी होता है। ऐसे टकरावों को कैसे सुलझाया जाए, कैसे इस समस्या का समाधान किया जाए, है ना। इसे ताकत के बल पर सुलझाया जा सकता है। अब ये टकराव कैसे सुलझाया जाएगा, ताकत के बल पर सुलझाया जाएगा, है ना। क्या ऐसा संभव है? जिस समूह के पास ज़्यादा ताकत होगी वह दूसरे पर
को दबा देगा और कमज़ोर समूह को इसे मानना होगा, लेकिन इससे नाराज़गी और असंतोष पैदा होगा। ऐसी स्थिति में विभिन्न समूह ज़्यादा समय तक साथ नहीं रह सकते हैं। लोकतंत्र इस समस्या का एकमात्र शांतिपूर्ण समाधान उपलब्ध कराता है। मतलब जैसे ऐसे दो टकराव हुए, अब विविधताएं हैं, विविधताओं में टकराव होना है, टकराव होगा तो भाई विविधताएं हैं, विविधताओं में टकराव होगा, टकराव अपने अपने हित के टकराव होगा, नाराज़गी होगा, असंतोष होगा, इससे ज़्यादा संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो लोकतंत्र क्या करता है, इस समस्या का शांतिपूर्ण समाधान निकालता है। लोकतंत्र में कोई भी स्थायी विजेता नहीं होता, कोई स्थायी रूप से पराजित भी नहीं होता है। मतलब उसे फिर से जीतने का मौका मिल रहा है, जो जीत गया है वो जरूरी नहीं कि वो फिर से टिका रहे। जब आप अच्छा कार्य करेंगे तो आप रुकेंगे, नहीं अच्छा कार्य करेंगे तो आपको हटा दिया जाएगा लोकतंत्र में। तो विभिन्न समूह एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रह सकते हैं। भारत की तरह विविधता वाले देश को लोकतंत्र ही एकजुट बनाए हुए बेहतर सरकार और सामाजिक जीवन के प्रभाव के हिसाब से ये तीन तर्क लोकतंत्र को काफ़ी मजबूत साबित करते हैं। लेकिन जो तर्क अभी दिए गए कि क्या क्या तर्क थे, लेकिन लोकतंत्र के पक्ष में सबसे मजबूत तर्क उससे बनने वाली सरकार के कामकाज से जुड़ा नहीं है। यह तर्क लोकतंत्र और नागरिकों के रिश्ते हैं। अब इसमें मुख्य बात क्या है कि मुख्य बात ये नहीं है कि सरकार के कामकाज कैसे हैं, मुख्य बात है कि लोकतंत्र और नागरिकों के रिश्ते कैसे हैं। लोकतंत्र में नागरिकों की जो हैसियत होती है वह किसी अन्य व्यवस्था में नहीं होती, मतलब उसमें जनता ही सर्वोपरि होती है लोकतंत्र। इसीलिए इसे लोकतंत्र कहा जाता है। और ये कोई अन्य व्यवस्था में इतना हित नहीं देखा जाता है जनता का। अगर ये व्यवस्था में बेहतर फैसले लेने और उत्तरदायी सरकार चलाने का काम ना भी हो तब भी दूसरों से बेहतर है। कह रहा है कि अगर जो उत्तरदायी सरकार चलाने का काम भी नहीं है और बेहतर फैसले भी नहीं ले पा रही तो भी ये अच्छा माना जाएगा। अन्य जो वो सरकार चलाने के जो तानाशाही हो गई या एक दलीय प्रणाली हो गई या राजतंत्र हो गया, उनसे ये तभी भी बेहतर है। लोकतंत्र नागरिकों के सम्मान को बढ़ाता है। अब देखिए, लोकतंत्र जहाँ है तो वहाँ पे लोगों को समझा जाएगा, लेकिन चाइना जैसे देशों में क्या होता है कि ऐसे लोग जो विरोध करते हैं तो उन्हें दबाने के लिए किसी भी हद तक उन्हें मिटा दिया जाता है, उन्हें किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो लोकतंत्र राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है, जहां सबसे गरीब और अनपढ़ भी वही दर्जा प्राप्त करता है जो अमीर और पढ़े लिखे शासक वर्ग प्राप्त करते हैं। अब लोकतंत्र में क्या है, प्रजा खुद अपने आप में शासक है, प्रजा को कोई शासक नहीं है। अगर वे गलतियां करते हैं तो वे खुद के लिए जवाबदेह हैं। लोकतंत्र के पक्ष में आखिरी तर्क यह है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है, क्योंकि इसमें हम अपनी गलती को ठीक करने का अवसर ज़्यादा मिलता है ना। सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि हमारे अगर जो गलतियां हैं तो उनको हम ठीक कर सकते हैं। जैसा कि हमने ऊपर देखा कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि लोकतंत्र में गलती नहीं हो सकती। मतलब गलती ऐसा नहीं है गलती नहीं हो सकती, गलती होगी, लेकिन किसी भी किस्म की सरकार इस बात की गारंटी नहीं दे सकती कि गलती हमसे नहीं होगी। माना आप कहे कि राजतंत्र है तो क्या राजा से गलती नहीं होगी, या तानाशाही तो क्या तानाशाही व्यवस्था में गलती नहीं होगी, गलती होगी। कोई गारंटी इस चीज़ की नहीं देता। किसी इस मामले में लोकतंत्र का यह लाभ यह है कि इसमें गलतियों को ज़्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता। अगर जब माना गलतियाँ हो रही हैं तो उन गलतियों को किसी विपक्षी दलों के द्वारा या मीडिया के द्वारा उजागर किया ही जाएगा, और इन गलतियों पर सार्वजनिक चर्चा की गुंजाइश लोकतंत्र में है। फिर भी इनमें सुधार करने की गुंजाइश भी है। इसका मतलब यह है कि या तो देश का शासक अपना फैसला बदल दे या समूह को ही शासक को ही बदला जा सकता है। गैर लोकतांत्रिक सरकारों में ऐसा नहीं होता है। यहाँ बदला जा सकता है क्योंकि सरकार को चलाने के लिए कौन उत्तरदायी है, जनता उत्तरदायी है, तो इसलिए उसको बदल भी सकती है। चलें अब इस बात की चर्चा को समेटें। लोकतंत्र हमें ये सब चीज़ें नहीं दे सकता और ना ही यह सभी समस्याओं का समाधान है, लेकिन यह साफ है तौर पर उन सभी दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर है जिन्हें हम जानते हैं। दुनिया के लोगों को जिनका अनुभव है, यह अच्छे फैसलों के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराता है।
ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल होंगे, ज़्यादा लोग अपनी अपनी राय देंगे, तो उससे क्या होगा, फैसले भी क्या होंगे, बेहतर होंगे। और इनमें ज़्यादा लोगों की इच्छाओं का इसमें लोगों की इच्छाओं का भी सम्मान किया जा रहा है। इसमें अलग अलग तरह के लोग बेहतर ढंग से रह सकते हैं। भाई विविधता है, विविधता में भाई इलेक्ट हो रहे हैं तो आ रहे हैं, और आ रहे हैं तो साथ में मिल के काम करेंगे, और साथ में मिल के काम करेंगे तो कार्य बेहतर होने की भी उम्मीद है, और उनमें नाराज़गी नहीं होगी, घृणा नहीं होगी, एक दूसरे के प्रति अच्छे भावना होगी। अगर यह इनमें से कुछ काम करने में असफल होता है, तब भी इसमें गलती सुधारने की संभावना होती है, और इसमें सभी नागरिकों को ज़्यादा सम्मान मिलता है। इसी वजह से लोकतंत्र का सबसे अच्छी शासन व्यवस्था माना जाता है। अब यहाँ पर कुछ कार्टूनों के द्वारा जो है समझाने का प्रयास किया गया है। हम मतदाता बहुत नाराज़ हैं, हम अब सहन नहीं करेंगे। यहाँ पे पहले कहते हैं, ये महोदय बता रहे हैं, ये लीडर बहुत घमंडी हो गए, इन्होंने सरकार में हमारा विश्वास तोड़ दिया है, हमारा धन हड़प लिया है। 28 जून को होने वाले चुनाव में हम वही करने जा रहे हैं जो एक कैनेडियन सबसे अच्छे ढंग से करता है, यानी हम उनको फिर से जिता देंगे। एक लेख है यहाँ पर, इसको समझिए। राजेश मुजफ्फरनगर में एक लेख पढ़ा, इसमें बताया गया कि किसी भी लोकतंत्र देश ने दूसरे लोकतंत्र देश के साथ कभी लड़ाई नहीं छिड़ी। लड़ाई तभी होती है जब कम से कम एक देश में गैर लोकतांत्रिक सरकार हो। पर पढ़ने लिखने के बाद राजेश ने कहा कि लोकतंत्र के पक्ष में कोई अच्छा तर्क नहीं है, ऐसा सिर्फ संयोग से हुआ है। यह संभव है कि भविष्य में लोकतांत्रिक देशों के बीच में युद्ध हो। मतलब ये कहा गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि युद्ध ना हो या संभावना ही ना हो। जैसे कुछ देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो ऐसा नहीं है कि उसमें युद्ध नहीं हो सकता। ये एक संयोग है। लोकतंत्र में जिस तरह के फैसले किए जाते हैं, उनमें युद्ध होने की आशंका काफ़ी कम होती है। मतलब वो जनता के हित के बारे में सोचेंगे तो जनता कभी क्या चाहती है कि युद्ध की स्थिति पैदा हो, ऐसा नहीं सोचते। अब बेहतर अर्थ में समझेंगे कि लोकतंत्र है क्या। लोकतंत्र का बेहतर अर्थ इस अध्याय में हमने लोकतंत्र का एक सीमित और विवरणात्मक शैली पर चर्चा की। हमने शासन के स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र के समझा। लोकतंत्र को इस प्रकार की व्याख्या हमें उन न्यूनतम विशेषताओं या गुणों की पहचान कराती है जो लोकतंत्र के लिए जरूरी है। मतलब जो कम से कम होनी चाहिए, उन गुणों के बारे में या उन विशेषताओं के बारे में बता रहा है। हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम रूप है प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र। प्रतिनिधि होने चाहिए, जो जनप्रतिनिधि होते हैं वही। जिन देशों में लोकतंत्र होने की बात करते हैं, वहाँ सभी लोग शासन नहीं चलाते हैं। सभी लोगों की तरफ से बहुमत के फैसले लेने का अधिकार होता है, और यह बहुमत भी स्वयं शासन नहीं चलाता। बहुमत का शासन सभी चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। मतलब सारे प्रतिनिधि चुने हुए हैं, और इसमें से जिधर सारे प्रतिनिधियों का वही माना, जैसे 50 इधर है, 50 इधर है, अगर जिधर 60 हो गए, एक साइड में 60 है, एक साइड में 40 है, तो बहुमत में कौन सा हुआ, 60 वाला हुआ, है ना। आधुनिक लोकतंत्र शासन व्यवस्था में इतने अधिक लोग होते हैं कि हर बात के लिए सबको साथ बैठकर सामूहिक फैसला कर पाना संभव ही नहीं हो सकता है। इतनी ज़्यादा होता है कि भाई लोग तो जाएंगे नहीं, तो लोग नहीं जाएंगे, कोई फैसला लेना होगा तो सारे क्या, भारत की आबादी जो 130-135 करोड़ है, तो क्या ये लोग फैसला लेने जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो ये क्या करेंगे, इनके प्रतिनिधि होंगे, वो फैसला लेंगे। तो भारत में कौन, संसद में जो सांसद सदस्य होते हैं वो फैसला लेते हैं, जो एमएलए होते हैं या एमपीज होते हैं। अगर यह संभव हो, तब भी हर एक नागरिक के पास हर फैसले में भाग लेने का समय या इच्छा या योग्यता का कौशल नहीं है। अगर ऐसा मना कर भी दिया जाता है तो क्या होता है, उसके पास समय भी नहीं होगा। समय होगा तो उसकी योग्यता नहीं होगी या इच्छा नहीं होगी। इसमें हम लोकतंत्र की
लेकिन न्यूनतम जरूरी समझ मिलती है। इस स्पष्टता से हमें लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक सरकारों में अंतर करने में मदद मिलती है, लेकिन इससे हमें एक सामान्य लोकतंत्र और एक अच्छे लोकतंत्र के बीच में अंतर करने की क्षमता नहीं मिल जाती। इससे हम लोकतंत्र को सरकार के परे जाकर नहीं समझ पाते। इसके लिए हमें लोकतंत्र के बेहतर अर्थ को समझना होगा। अब बेहतर अर्थ क्या है ये देख। कई बार हम लोकतंत्र का प्रयोग सरकार के अलग संगठन के लिए करते हैं। जरा इन कथनों पर गौर करिए। पहला कथन क्या है? पहला कथन है हम लोगों का परिवार काफ़ी लोकतांत्रिक है। जब भी कोई फैसला करना होता है तो हम सभी के साथ बैठकर आपसी सहमति से फैसला करते हैं। फैसले में मेरे विचारों का भी उतना ही महत्व है जितना कि मेरे पिताजी का। पहला जैसे एक देखिए परिवार से समझाया गया है कि परिवार में क्या होता है, जहाँ पर सबके बातों को तवज्जो दिया जाता है, सबकी बातों को वैल्यू दी जाती है। जो और सबके जो सहमति है, माना एक लोग सहमत नहीं है और बाकी सब सहमत है, तो जो सहमत हैं नहीं है उनका कोई मूल्य नहीं, मतलब जिधर बहुमत होगा उधर फैसले होंगे। मुझे वे शिक्षक नापसंद हैं जो कक्षा में छात्रों को बोलने और सवाल पूछने की इजाज़त नहीं देते। मैं तो ऐसा शिक्षक पसंद करूँगी जो लोकतांत्रिक मानसिकता का हो। अब देखिए यहाँ बताया गया है कि शिक्षक कैसा हो, लोकतांत्रिक मानसिकता को, मतलब सभी को बोलने, पता चले कुछ भाई माना बगल में वो भैया बैठे हैं, वो गोरे हैं तो उन्हीं को बोलने का मौका दिया जाए, वो लड़की है तो उसी को बोलने, वो बड़े घर की लड़की है तो उसी को, तो ऐसा नहीं, सबको बराबर मौका दिया जाए, बोलने को मौका दिया जाए, लोकतांत्रिक मानसिकता का हो। एक नेता और उसके परिवार के लोग इस पार्टी के सारे फैसले करते हैं, तो क्या लोकतंत्र की बात करेंगे? नहीं करेंगे, है ना? क्यों? क्योंकि अगर जो वो एक ही तरह रहेंगे तो सीधे सीधे वो किधर जा रहे हैं? तानाशाही की ओर जा रहे हैं, है ना? तो लोकतंत्र में सबको, जो पार्टी के जितने पदाधिकारी होंगे वो सारे वो ही मिल के फैसला लेंगे। लोकतंत्र शब्द के इस तरह का प्रयोग फैसले लेने की बुनियादी तरीकों को उजागर करता है। लोकतांत्रिक फैसले का मतलब होता है उस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद उनकी स्वीकृति से फैसला लेना, जो कि बहुत शक्तिशाली ना हो उसका भी किसी फैसले में उतना ही महत्व होना जितना कि बहुत शक्तिशाली का। मतलब एक कमज़ोर इंसान का भी उतना ही महत्व दिया जाना चाहिए और एक बलशाली जो बाहुबली है उसका भी उतना ही महत्व दिया जाए। मतलब एक वोट जिसकी उतनी, जैसे हम वोट डालने जाते हैं तो एक एक फॉर्चूनर में या कोई बड़ी गाड़ी में बैठ के आ रहा है, थार में बैठ कर आ रहा है, उसकी भी वैल्यू वही होगी, और एक पैदल व्यक्ति आ रहा है उसकी भी वोट की वैल्यू वही होगी। यह बात सरकार और परिवार पर भी लागू होती है। किसी भी अन्य संगठन पर भी इस प्रकार के लोकतंत्र एक ऐसा सिद्धांत है जिसका प्रयोग जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। कई बार हम लोकतंत्र शब्द का प्रयोग किसी मौजूदा सरकार के लिए नहीं करके कुछ आदर्श लोगों के लिए करते हैं। इन्हें पाने का प्रयास सभी लोकतांत्रिक शासन का जरूर करना चाहिए। इस देश के वास्तविक लोकतंत्र तभी आएगा जब किसी को भी भूखे पेट सोने की जरूरत नहीं रहेगी, ये कहा गया। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक के फैसले लेने व समान भूमिका निभानी चाहिए। इसके लिए वोट को समान अधिकार की जरूरत है ना? हम इसके लिए क्या है, वोट के समान अधिकार की भर की ज़रूरत है। इससे क्या होगा, प्रत्येक नागरिक उस फैसले में भागीदार होगा। क्यों भागीदार होंगे? तो आपको प्रतिनिधि ही तो जा रहे हैं वो फैसला लेने। तो हर नागरिक को इसके लिए सूचना की समान उपलब्धता होनी चाहिए, बुनियादी शिक्षा दी जानी चाहिए, बुनियादी संसाधन होने चाहिए, पक्की निष्ठा होनी चाहिए। अगर हम इन आदर्शों और पैमानों के आधार पर आज की शासन व्यवस्थाओं को परखें तो लगेगा कि दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र नहीं। क्यों? क्योंकि खामियां कहीं ना कहीं आपको देखने को ही मिलेंगी। पूरी तरह इन मानकों पर लोकतंत्र खरा नहीं उतरा है। फिर भी आदर्श रूप में लोकतंत्र की हमारी समझदारी हमें बार बार याद दिलाती है कि हम लोकतंत्र को इतना महत्व क्यों देते हैं। इससे हमें मौजूदा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को परखने और उनके कमजोरियों को पहचानने में मदद मिलती है। इससे हमें न्यूनतम और कामचलाऊ लोकतंत्र और अच्छे लोकतंत्र के बीच में अंतर समझने को मिलता है। देखिए इससे क्या होता है, जब हम ये सब जानते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि कामचलाऊ लोकतंत्र क्या है और अच्छा लोकतंत्र क्या है, और इसके बीच में हम अंतर भी समझते हैं। इस किताब ने हमें लोकतंत्र की व्यापक अवधारणा पर ज़्यादा बातें नहीं की। इससे हम सिर्फ शासन के एक तरीके के रूप में लोकतंत्र को कुछ बुनियादी संस्थागत स्वरूपों की चर्चा की है। अगले साल आप लोकतांत्रिक समाज और अपने, जब आप मतलब 10th में आएंगे या 10th का देखेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा विस्तार से समझाया गया।
तो लोकतांत्रिक समाज और अपने लोकतंत्र के मूल्यांकन के तरीकों के बारे में और ज़्यादा बात जानेंगे। इस समय हम सिर्फ इतना याद कर लेना चाहिए कि लोकतंत्र जीवन में अनेक पहलुओं में प्रासंगिक है। मतलब हम घर से लेके जो घर से शुरू होते तो भी लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, स्कूल में भी लोकतांत्रिक, कहीं स्टाफ है, कोई ऑफिस है, वहाँ भी लोकतांत्रिक व्यवस्था ही होगी। समानता के आधार पर चर्चा और विचार विमर्श के बुनियादी सिद्धांत को माना जाए तो लोकतांत्रिक ढंग का फैसला भी कई तरह हो सकता है। आज की दुनिया में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सबसे आम रूप है कि लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाना। देखिए क्या है, आजकल के जो है तो क्या है, जनप्रतिनिधि जाएंगे, लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जाएंगे और शासन व्यवस्था में भाग लेंगे। इसके बारे में अध्याय 4 में भी डिस्कस किया जाएगा। लेकिन जब समुदाय छोटा हो तब लोकतांत्रिक फैसले लेने के दूसरे तरीके भी अपनाए जा सकते हैं। फिर सभी लोग साथ बैठकर सीधे वही फैसले कर सकते हैं। किसी गांव की ग्राम सभा में इस तरह के इसी तरह काम चलाया जाता है। आप कल्पना करिए कि किस तरह क्या होता है। इसका यह भी मतलब हुआ कि किसी भी देश में आदर्श लोकतंत्र नहीं है। मतलब एक आदर्श दशा जो कहा जाता है, जो संभावना करी जा रही है कि ऐसा होगा, ये सारी स्थितियाँ होगी, तो ऐसा नहीं है। लोकतंत्र की जिन विशेषताओं की चर्चा हमने इस अध्याय में की, वे लोकतंत्र की न्यूनतम शर्तें हैं। ऐसी शर्तें जो न्यूनतम होनी चाहिए, वो शर्तें होंगी, इसके आधार पर हम कहेंगे यहाँ पर लोकतंत्र व्यवस्था है। पर इनसे यह आदर्श लोकतंत्र नहीं बनता। एक आदर्श लोकतंत्र के निर्णय की प्रक्रिया लोकतंत्र होनी चाहिए। हर लोकतंत्र में एक आदर्श को पाने का प्रयास करना चाहिए। हर एक लोकतंत्र में इसका प्रयास होना चाहिए। यह स्थिति एक बार में एक साथ सभी के लिए हासिल नहीं की जा सकती। इसके लिए लोकतांत्रिक फैसले लेने की प्रक्रिया को बचाए रखने और मजबूत करने की जरूरत है। और ऐसी स्थिति को क्या करना है, लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है, जो जनप्रतिनिधि चुनने के जाने की प्रक्रिया है, इसको मजबूती देनी चाहिए। नागरिक के तौर पर हम भी जो काम करते हैं वह हमारे देश के लोकतंत्र के लिए अच्छा या खराब बनने में मदद करता है। यही लोकतंत्र की ताकत है और यही कमजोरी भी है। क्या कि जो हम कार्य कर रहे हैं अपने देश के लिए। देश का भविष्य शासकों के कामकाज से ज़्यादा नागरिकों के कामकाज पर। देखिए जहाँ पर जैसे नागरिक होंगे वैसे वो देश की स्थिति होगी। जैसे नागरिक युवा हैं तो भारत को क्या कहा जाता है कि युवा देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ युवाओं की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है ना। और यहाँ के नागरिक कैसा कार्य कर रहे हैं पता चले। सब कृषि कार्य में लगे हैं तो वहाँ की स्थिति, आर्थिक स्थिति क्या होगी। जो व्यापार में लगे हैं तो वहाँ की आर्थिक स्थिति क्या होगी। यह चीज़ लोकतंत्र की अन्य शासन व्यवस्थाओं से अलग करती है। राजशाही, तानाशाही और एक अन्य दल के शासन जैसी अन्य व्यवस्थाओं में सभी नागरिकों की राजनीति में हिस्सेदारी करने की जरूरत नहीं है। दरअसल अधिकांश गैर लोकतांत्रिक सरकारें चाहती हैं ही नहीं है कि लोग इस शासन में हिस्सा, सरकार में वो चाहते हैं नहीं कि लोग सरकार में आए। क्यों? क्योंकि वो आएंगे तो उनके अधिकारों का हनन होगा। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी, और इसमें क्या होता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था यही कहती है कि सभी लोग आओ, सभी लोग मिल के काम किया जाए, है ना। इसीलिए लोकतंत्र के बारे में पढ़ाई गई लोकतांत्रिक राजनीति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आप खुद से सीखें। ये देखिए विधान मंडल के वगैरह बारे में बताया गया। विधान या संसदीय क्षेत्र की मतदाताओं की संख्या का पता लगेगा कितने हैं, क्या है। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। आप लोग इसको रिवाइज करके एक दो बार देख लीजिएगा, आपकी समझ में आ जाएगा। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लगे कि ये आपके लिए हेल्पफुल है तो इसको सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, कमेंट करिए कि आपको ये आज की क्लास कैसी लगी। ओके, बाय बाय।